हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपका अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। आज दोस्तों मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं, अधिगम वक्र। जी हाँ, अधिगम का जो वक्र है इस पर मेरा वीडियो है। और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब पे शेयर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो चैप्टर अधिगम के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिगम का वक्र। इस अधिगम वक्र के बारे में डिस्कस करेंगे। अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व्स के बारे में बताऊंगा आपको कि सबसे पहले अधिगम के क्षेत्र में यानी कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में अधिगम वक्र का प्रयोग किसने किया, यानी कि इस अधिगम वक्र की खोज किसने की, और ग्राफ पर सबसे पहले सीखने की गति को किसने बनाया या उसकी खोज किसने की। तो दोस्तों इन सब के बारे में आपको और बेहतरीन तरीके से और भी अच्छी तरीके से साइकोलॉजी जो आपको प्रोवाइड कराएगा। तो देखते रहे, आपका चैनल है रैपिडो क्लासेस, आप इसको सारी वीडियोस आपको मिलेंगी इस पर। आप इस वीडियो को देखें और अपना अध्ययन करें और सीटेट यूपीटेट में अच्छा स्कोर करें। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राफ पर सीखने की गति को जो अंकित किया था वो आपने नाम सुना होगा जे.एस. ब्रूनर। इसको जेराम ब्रूनर भी कहा जाता है, जिसने सीखने का जो सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत जो मैंने पहली वीडियो में दिया है, वो उस ब्रूनर ने सबसे पहले अधिगम की इस गति को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का काम किया। जेराम ब्रूनर ने इसी को अधिगम वक्र का जनक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम वक्र का जनक किसे कहा जाता है? जेराम ब्रूनर को। लेकिन इसके बाद इस अधिगम वक्र की खोज जो करी थी वो ब्रियान हार्टर ने की थी। और अधिगम वक्र का सबसे पहले प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में हर्मन एबिंगहॉस ने किया था। अधिगम वक्र का सबसे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में इसका प्रयोग हर्मन एबिंगहॉस ने किया था। लेकिन अधिगम वक्र की खोज जो की थी वो की थी ब्रियान हार्टर ने। और लेकिन इस ग्राफ पर, इस अधिगम की गति को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का काम सबसे पहले किया था जेराम ब्रूनर ने। इसी काम के आधार पर जेराम ब्रूनर को अधिगम वक्र का जनक भी कहा जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अधिगम वक्र होता क्या है। तो अधिगम वक्र क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं कि जब मनुष्य पैदा होता है तो सीखने की जो गति होती है उसमें जन्मजात होती है। तो जन्मजात गति होती है, मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक मरता है, व्यक्ति हर कदम हर पल कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। लेकिन प्रोसेस बेशक जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन उसकी जो गति होती है सीखने की, वो विभिन्न परिस्थितियों में कभी कहीं अधिक होती है, कहीं कम होती है, कहीं मीडियम हो जाती है। यानी कि गति कभी एक नहीं होती, एक समान गति से आदमी नहीं सीखता पूरी जिंदगी में। तो हम ये कह सकते हैं कि गति जो होती है मनुष्य की, वो पूरी जिंदगी कभी ज़्यादा कभी कम कभी धीमे ये बदलती रहती है। इस गति को, इस अधिगम की गति को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके जो हम प्रदर्शित करते हैं, उस प्रदर्शन करने की प्रक्रिया को, उस प्रदर्शित करने की प्रोसेस को अधिगम वक्र कहा जाता है। जब उस पर वक्र बनता है, यानी कि जब ग्राफ पेपर पर हम उस अधिगम की गति को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक वक्र बनता है, उस वक्र को कहा जाता है अधिगम वक्र। ये इसकी शुद्ध मीनिंग डेफिनेशन है। तो इस पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाएं किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या दी हैं, मैं उनको डिस्कस कर देता हूं। तो सबसे पहले जो परिभाषा दी है वो दी है बी.एफ. स्किनर ने। बी.एफ. स्किनर ने क्या परिभाषा दी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्किनर के अनुसार ने क्या कहा है कि अधिगम का वक्र
अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया की में उन्नति, किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति, क्योंकि अधिगम वक्र सिर्फ उन्नति को नहीं दर्शाएगा बल्कि वो अवनति को भी दर्शाएगा, यानी कि मध्यम गति को भी दर्शाएगा। तो उन्नति या अवनति का वर्गाकार कागज पर प्रदर्शन है, ये कहा है बीएफ स्किनर ने। दूसरा अलेक्जेंडर ने क्या कहा है? अलेक्जेंडर ने कहा है कि जब सीखने के आंकड़ों को वर्गाकार कागज पर अंकित किया जाता है तो एक वक्र का निर्माण होता है जिसे अधिगम वक्र कहते हैं। ये डेफिनेशन दी है अलेक्जेंडर ने। नंबर 3 पर रेमर्स ने डेफिनेशन दी है। रेमर्स ने क्या डेफिनेशन दी है उसको देख लेते हैं। रेमर्स महोदय के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। ये डेफिनेशन दी है रेमर्स ने। नंबर 4 पे गेट्स के अनुसार गेट्स ने क्या कहा है? गेट्स ने क्या कहा है कि अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी गति व उन्नति और अवनति को ग्राफ पर प्रदर्शन करना है। ये डेफिनेशन दी है गेट्स ने। दोस्तों 4 डेफिनेशन है। स्किनर ने कहा है अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में यानी कि उन्नति और अवनति का वर्गाकार प्रदर्शन है। अलेक्जेंडर ने क्या कहा है? जब सीखने के आंकड़ों को वर्गाकार कागज पर अंकित किया जाता है। वर्गाकार कागज वही कागज है जो ग्राफ का पेपर होता है, उसमें छोटे छोटे वर्गाकार खाने बने होते हैं। वर्गाकार कागज पर अंकित किया जाता है तो एक वक्र का निर्माण होता है जिसे हम अधिगम वक्र कहते हैं। रेमर्स ने क्या कहा है? सीखने का जो वक्र है किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है, ये रेमर्स ने कहा है। गेट्स ने अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी गति कैसी होती है, उन्नति होती है या अवनति होती है, को ग्राफ पर प्रदर्शन करना ही अधिगम वक्र कहलाता है। ये 4 डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है सीखना, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है लर्निंग करना। कभी वो धीमी गति से करता है, कभी वो तेज गति से करता है और पूरी जिंदगी वो करता ही रहता है। इस गति को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने पर जो ग्राफ बनता है, जो एक कर्व बनता है, उस कर्व को कहा जाता है अधिगम वक्र। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अधिगम वक्र होते कितने प्रकार के हैं। चलिए मैं इसको नोट कर लें और मैं इसको रफ कर देता हूं। अधिगम वक्र जो है निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। आप पढ़ेंगे, आपके बुक में भी 4 प्रकार के हैं, तो उनको मैं समझा देता हूं किस प्रकार के वो अधिगम वक्र हैं।
ये 4 प्रकार के वक्र हैं और इन चारों प्रकार के वक्रों को अलग अलग नाम दिया गया है और यहां से क्वेश्चंस हमेशा आता है अधिगम वक्र के प्रकारों पर। तो देखते हैं अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। दोस्तों इन चारों प्रकार के वक्रों के बारे में बात करेंगे। जो पहला वक्र है वो है सरल, दिख रहा है ना, चलिए क्लियर दिख रहा है, सरल रेखीय वक्र, इसको बोलते हैं लीनियर कर्व, सरल रेखीय वक्र। दूसरा होता है उन्तोदर, उन्तोदर वक्र, या इसको बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक, या इसको बोला जाता है ऋणात्मक, ऋणात्मक वक्र, इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक वक्र। और तीसरा होता है आपका नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, यानी कि इसको बोलते हैं हम सकारात्मक, सकारात्मक, या इसको और नाम दिया जाता है धनात्मक, धनात्मक वक्र। और चौथा है मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र, या इसको और नाम दिया गया है नतोदर, उन्तोदर वक्र, ये नाम दिया गया है। तो दोस्तों पहले वाले वक्र को कहते हैं हम लीनियर या स्ट्रेट लाइन कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा है आपका कॉन्वेक्स कर्व, कन्वेक्स कर्व। तीसरा है कनकेव कर्व। चौथा है मिक्स्ड कर्व, मिक्स्ड कर्व। इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम, और ये डिस्कस देखते हैं इनके बारे में कि कौन सा वक्र कैसा होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इनके सबके फिगर बनाता हूँ और इनको समझाता हूँ कि जो सरल रेखीय वक्र है, सरल रेखीय वक्र में स्टार्टिंग से ही एक गति की, जो सीखने की जो गति है वो एक लीनियर लाइन में चलती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, वो एक सीधे क्रम में चलती है। तो जब वो ग्राफ बनता है पेपर पर, तो वो ग्राफ बनता है इस प्रकार का, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन कर्व। वो ग्राफ इस प्रकार का बनता है। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी ये समय को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ 0 पॉइंट होगा, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये ऊपर वाली लाइन, ये अधिगम की मात्रा को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइन अधिगम की मात्रा को रिप्रेजेंट करेगी, ये समय को रिप्रेजेंट करेगी। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा इसका ग्राफ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा। ये आपकी प्रारंभ अवस्था हो गई, प्रारंभ अवस्था। ये आपकी अंतिम अवस्था हो गई, अंतिम अवस्था। इसमें एक सीधी लाइन में जो गति है सीखने की, वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी कि ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। इसमें हम कह सकते हैं कि यह वक्र सीखने के गति को लगातार बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है, यानी कि लगातार बढ़ते हुए वक्र को दर्शाता है। आप देख रहे हैं यहाँ से 0 से शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, यानी कि एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें बहुत अच्छी तरीके से गति प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। दूसरे जो इस सरल रेखीय गति, सरल रेखीय वक्र को, इसका दूसरा नाम भी है शून्य त्वरिक, शून्य त्वरिक वक्र। अब इसको शून्य त्वरिक वक्र कैसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि त्वरिक का मतलब है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि एक ही गति से सीखता जा रहा है। गति कभी भी मतलब बदल नहीं रही है, वेग उसका बदल नहीं रहा है, तो उसमें वेग जो त्वरण है, जो वेग है, जो बदलने की प्रक्रिया है, वो कम शून्य है। तो इसलिए इसको शून्य त्वरिक के नाम से भी जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है। दूसरा है उन्तोदर वक्र। इस उन्तोदर वक्र का जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। इसमें क्या है, इसमें उन्तोदर वक्र में कि बालक की सीखने की जो गति है प्रारंभ में बहुत तेज होगी, फिर धीरे धीरे
कम होती चली जाती है। तो इसका कर्व बनेगा, ये समय को दर्शाएगा और ये आपको अधिगम की मात्रा को दर्शाएगा। अधिगम की मात्रा या 0 से चलेगा तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का कर्व बनेगा, इस प्रकार का। यानी कि प्रारंभ स्थिति में ये प्रारंभ स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, अंतिम। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में बच्चे की सीखने की जो गति है वो तीव्र गति होती है, लेकिन एक पीक समय पर आकर ये मध्य स्थिति हो जाती है। यहाँ पर आकर एक पठार बनता है और उस पठार को फिर वो चढ़ा नहीं पाता, सीखने की गति को तेज नहीं कर पाता, धीरे धीरे डाउन होती चली जाती है। तो ये एक कर्व बनता है, जिस कर्व को कहते हैं हम कन्वेक्स कर्व। इसको बोलते हैं नतोदर वक्र या नकारात्मक वक्र। तीसरा जो कर्व है वो है आपका नतोदर वक्र। ये उंतोदर वक्र था, ये नतोदर वक्र है। इसमें ये जो गति होगी, इसमें जो गति होगी, बच्चे की जो सीखने की गति होगी वो पहले धीमी होगी, फिर अंतिम में तेज होगी। पहले धीमी गति से सीखेगा धीरे धीरे, फिर वो धीरे धीरे अपनी गति को तेज करता चला जाएगा। तो इसका जो कर्व बनेगा वो इस टाइप का कर्व बनेगा, इस टाइप का कर्व बनेगा, इस टाइप का। तो इस कर्व को बोलेंगे हम कनकेव कर्व। इसमें ये प्रारंभिक स्थिति होगी और ये अंतिम स्थिति होगी। इसमें शुरुआत में गति धीमी होगी, धीमी गति, यहाँ तेज गति होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो सीखने की गति है, जब बच्चा धीमी गति से सीखता है और धीरे धीरे अपनी गति को सीखने को बहुत तेजी से बढ़ाता जाता है तो एक कर्व बनता है, उस कर्व को कहा जाता है नतोदर कर्व वक्र, यानी कि कनकेव कर्व। इसमें ये जो 0 होगा ये आपका समय को दर्शाएगा, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन आपको दर्शाएगी अधिगम की मात्रा को, अधिगम की मात्रा को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कर्व जो बने हुए हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं इनको अच्छी तरीके से आप समझ सकें। जो चौथा कर्व है वो बनेगा आपका इस टाइप का। ये आपका 0 हो गया, ये आपका समय हो गया, समय को प्रदर्शित करेगी ये लाइन, और ये लाइन अधिगम की मात्रा को प्रदर्शित करेगी, अधिगम की मात्रा। और दोस्तों इसका जो बनेगा फिगर वो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का ये कर्व बनेगा। तो इस कर्व में आपको मैं बता दूं ये मिश्रित कर्व है, इसमें नतोदर उंतोदर दोनों ही कर्व बनेंगे। आपको पता है कि स्टार्टिंग में वो धीमी गति से सीखता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, फिर धीमी गति हो जाती है, फिर बढ़ाता है, फिर धीमी गति हो जाती है। तो ये ज़्यादातर आम लोगों में पाया जाता है, क्योंकि सीखने की गति यही होती है। क्योंकि कभी किन्हीं परिस्थितियों में बच्चा सीखता है और कभी किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में सीखता है। यदि परिस्थिति उसके समान है तो सीखने की गति तेज होगी, और परिस्थिति उसके विपरीत होगी तो सीखने की गति धीमी होगी। तो ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी में कि एक ही परिस्थिति रहे और बच्चा सीखने की गति को एक ही रखे। तो ये ज़्यादातर मोस्टली पाई जाती है। हमेशा मनुष्यों की लाइफ में सीखने की गति इस प्रकार की होती है। तो ये क्या है, आपने देखा यहाँ से सीखने की गति धीमी है, फिर तेज हुई, फिर धीमी हुई, फिर तेज हुई, फिर धीमी हुई। तो ये क्या है, इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चा अपनी गति को धीमी रखता है, फिर तेज रखता है, फिर धीमी रखता है, फिर तेज रखता है। तो यहाँ पर गति एक समान नहीं होती। इसको बोलते हैं हम मिश्रित कर्व, मिश्रित वक्र, यानी कि मिक्स्ड कर्व, या हम इसको कनकेव और कन्वेक्स कर्व भी इसको कहा जाता है। ये 4 प्रकार के आपके अधिगम के वक्र हैं, चारों प्रकार के मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि ये 4 प्रकार के अधिगम के वक्र क्या होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अधिगम वक्र की क्या विशेषताएं हैं। अधिगम वक्र की क्या विशेषताएं हैं, चलिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूं। अधिगम वक्र की विशेषताएं
क्या विशेषताएं हैं इसकी? निम्नलिखित विशेषताएं। नंबर 1, अधिगम वक्र के द्वारा, अधिगम वक्र के द्वारा सीखने की गति जो उन्नति व अवनति को दर्शाता है। ये इसकी व्याख्या है, ये इसकी एक विशेषता है। नंबर 2, इससे पता चलता है कि बच्चे की मानसिक और शारीरिक क्षमता क्या है। अधिगम वक्र से पता चलता है कि बच्चे की सीखने की गति क्या है, क्योंकि इससे यही पता चलेगा कि गति, यदि कर्व डाउन बनना है तो सीखने की गति डाउन है, कर्व यदि उछाल में बनना है तो सीखने की गति बहुत तेज है। इससे पता चलता है अधिगम वक्र से कि बच्चे की सीखने की गति क्या है। नंबर 3, सीखने की उन्नति व अवनति का ज्ञान होता है और इसी में लिख देता हूं, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसके जो कारण क्या क्या है, इसके अधिगम वक्र के बनने के क्या क्या कारण हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि अधिगम वक्र के कौन कौन से कारण हैं, उनके बारे में हम बता देते हैं आपको। अधिगम वक्र के कारण। नंबर 1, उत्तेजना। यानी कि ये उत्तेजना जो है ये अधिगम वक्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ये कारण भी है और कारक भी है। अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक या कारण, यानी कि यदि उत्तेजना बहुत तेजी से होगी सीखने की, तो सीखने की गति बहुत तेजी से बनेगा कर्व। और सीखने की यदि उत्तेजना किसी चीज को सीखने की कम होगी तो व्यक्ति के अंदर जो सीखने की गति है वो कम होगी। तो उत्तेजना कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि अधिगम वक्र को प्रभावित करता है। नंबर 2 है संतुलन भी क्या है? संतुलन भी एक तरीके का कारक है। यदि दिमाग बच्चे का, शरीर यानी कि मानसिक और शारीरिक हर चीज तरीके से वो संतुलित अवस्था में है, तो बच्चे की जो अधिगम है वो तीव्र गति से होगा, अच्छी गति से होगा। यदि उसका शरीर या मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है या कम है, तो बच्चे की जो गति है सीखने की कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो ये संतुलन जो पॉइंट है ये भी कहीं ना कहीं अधिगम के वक्र को प्रभावित करने का एक कारण है। नंबर 3 पर बात करते हैं थकान भी एक जो स्ट्रेस है वो भी एक तरीके का कारक है। यदि व्यक्ति थका हुआ है तो सीखने की गति उसकी कम होगी। आप उसको कितना ही सिखा लेना वो सीखेगा नहीं। यदि थका हुआ है, यदि प्रॉपर रूप से तैयार है, प्रिपेयर बना रखा, माइंड प्रिपेयर है कि वो सीखेगा, तो वो सीखने की स्थिति में है तो वो अच्छी तरीके से सीखेगा और सीखने का जो कर्व है वो अच्छा बनेगा। तो ये भी थकान भी कहीं ना कहीं एक कारण है अधिगम के वक्र को प्रभावित करने वाला। अभ्यास। नंबर 4 पर है अभ्यास। अभ्यास का मतलब है एक्सरसाइज, यानी कि किसी चीज को आप अभ्यास करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो वो सीखने की जो गति है वो बहुत तेजी से होगी। आपके माइंड में वो चीजें छप जाएंगी और आपका जो ज्ञान है वो स्थायी हो जाएगा। यदि आप किसी चीज के बारे में अभ्यास नहीं करेंगे तो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, आप उसको अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे। आपके अधिगम वक्र कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। ये भी एक कारण है, अभ्यास भी अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला। नंबर 5 पर करते हैं प्रोत्साहन भी एक कारण है अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला। यदि बच्चे को प्रोत्साहन प्रॉपर रूप से दिया जाता है, तो पुनर्वलन बच्चे को प्रॉपर रूप से दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर सीखने की गति तीव्र होगी अगर प्रॉपर रूप से उसको प्रोत्साहन मिल रहा है। यदि प्रॉपर रूप से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है तो बच्चे के अंदर जो हीन भावना पैदा हो जाती है और वो बच्चा अपनी सीखने की गति को डिसबैलेंस कर देता है। तो ये प्रोत्साहन भी कहीं ना कहीं अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये कारक, विशेषताएं, अधिगम वक्र और डेफिनेशन, ये सब चीज मैंने इस वीडियो में आपको डिफाइन की है, डिस्कस किया है।
आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और देखते रहें रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।